Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter 7 craft and industry. Previous video में मैंने कॉटन टेक्सटाइल मिल का किस प्रकार डिक्लाइन हुआ था इसके बारे में मैं बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। खास करके कॉटन में प्रिंटेड कॉटन की डिमांड वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को उसमें प्रॉफिट होता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद जो यहाँ से कॉटन इंग्लैंड जो एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहाँ ब्रिटिश सरकार क्या करती है, वो कैलिको एक्ट लगाती है। और इंग्लैंड में जब कैलिको एक्ट लगती है तो एक्ट के तहत वो अपने पीपुल को यानी इंग्लैंड के पीपुल को भारत का जो कॉटन था उस पर रोक लग जाती है यूज करने से। तो हम लोग का जो कॉटन क्लॉथ्स वहाँ एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो क्या होता है, इंडिया का प्रॉफिट भी घट जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि हम लोग जो भी कॉटन इंडस्ट्री या छोटे मोटे घरेलू उद्योग में जो भी लोग फंसे हुए थे उनको बाय फोर्सली कंपेल करके कहा जाता था कि आप अपने पैतृक ऑक्यूपेशन को यानी आपके जो बाप दादा जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं कॉटन इंडस्ट्री में या और कुछ भी इंडस्ट्री में, उस काम को आप छोड़ दें। उसके बदले आप क्या करें, तो एग्रीकल्चर का काम करें। क्योंकि एग्रीकल्चर से के काम करने से क्या होता था, उनको रॉ मटेरियल्स अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होती थी, जिसके चलते वो रॉ मटेरियल्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कम रेट पर, चीप रेट पर कर लेते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गई, यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री भी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो आज के वीडियो में जो मैं बता रही हूँ वो है आपको आयरन इंडस्ट्री, यानी कॉटन इंडस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस पोजीशन पे था वो था आपको आयरन इंडस्ट्री। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का आयरन इंडस्ट्री किस प्रकार बंद होती है। तो आयरन इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि उस समय टीपू सुल्तान की तलवार, जो हमको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के लोग इनको जानते थे, तो टीपू सुल्तान की तलवार में कौन ऐसी चीज थी जो इतने ज्यादा फेमस थे। तो टीपू सुल्तान की तलवार का जो धार वाला जो एज होता था, किनारा, वो बहुत ही कठोर होता था। क्यों कठोर होता था, क्योंकि वो धार वाला किनारा पे हाई कार्बन को का उसमें स्मेल्ट करके यानी कि स्टील को स्मेल्ट करके उस पे लगाया रहता था, जिनका नाम था उटज, यानी कि उटज कहते थे। और ये उटज के चलते वो हम किसी भी चीज को काटते थे तो एक बार में कट भी जाती थी और उसका धार भी यानी आगे वाला धार वो मुड़ता नहीं था, जिसके चलते ये यहाँ की जो आयरन इंडस्ट्री में खास करके ये हाई कार्बन वाला जो आयरन था ये सबसे ज्यादा फेमस थी। तो एक बार यहाँ पे इस उटज के साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए इंग्लैंड के साइंटिस्ट आते हैं। तो इंग्लैंड के साइंटिस्ट जो आते हैं उनका नाम है आपको माइकल फेराडे, जो कि माइकल फेराडे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट थे, यानी कि ये डिस्कवर किए थे, खोज किए थे। जब वो भारत आए तो इस उटज के विषय में उसके प्रॉपर्टी का बहुत अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद इसी प्रकार का आपको आयरन वह इंग्लैंड में भी तैयार करने को कहा गया था। एवं यहाँ पर से कुछ ऐसे भी उसमें क्राफ्टमैन थे यानी आर्टिजन थे, जिनको कि यहाँ से पकड़ के वो लोग वहाँ ले जाते हैं ताकि इसको बनाने में, इस प्रकार के आयरन को बनाने में उनको सुविधा हो सके। जिसके चलते क्या होता था कि यहाँ का आयरन इंडस्ट्री बहुत ही इफेक्ट पड़ती है। और उसमें भी खास करके हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ का आयरन इंडस्ट्री जो चलता था तो उस आयरन को स्मेल्ट करने के लिए
लोग चारकोल का व्यवहार करते थे। तो चारकोल कहाँ से आती थी? तो जंगलों से आती थी। तो हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि लोग जंगलों से लकड़ी प्राप्त करते थे और लकड़ी को जलाने के बाद उससे चारकोल तैयार करते थे और उस चारकोल से आपको लोहा आयरन को स्मेल्ट किया जाता था। लेकिन वो तो आपको रिजर्व्ड एरिया फॉरेस्ट को 3 भागों में बांट दिए थे। तो अब फॉरेस्ट में उन लोग को टिम्बर प्राप्त करने के लिए अंदर नहीं जाना है। अगर जाते भी थे तो फॉरेस्ट गार्ड थे तो उससे अत्यधिक पैसे की डिमांड करते थे, जिसके चलते ये लोग क्या हो गया कि चारकोल मिलना बंद हो गया। जब चारकोल मिलना बंद हो गया तो आयरन को स्मेल्ट कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे जो भी स्मेल्टर्स थे वो इस काम में धीरे धीरे बंद करना शुरू किए। इसलिए फर्स्ट रीजन है, द फर्स्ट रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज prohibited the entry of the people in the reserved forest. रिजर्व फॉरेस्ट में इनको घुसना बंद कर दी। It was not possible for the iron smelters to obtain wood for charcoal, यानी ना तो उसको वुड प्राप्त होता था ताकि वो चारकोल बना सके, चारकोल नहीं मिलेंगे तो आयरन को स्मेल्ट करना नामुमकिन था। सेकेंड देख लीजिए, the iron smelters had to pay very high taxes to the forest department for every furnace, यानी कि वो जंगलों में जो आयरन को स्मेल्ट करते थे तो उससे ब्रिटिशर्स लोग हाई टैक्स वसूल करते थे। जब स्मेल्टर से हाई टैक्स वसूल करेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट घट जाएगा। अब प्रॉफिट इतना घट जाए जो कि उसकी लागत पूंजी पर भी मुझे हानि पहुंचे तो हम क्या करेंगे? उस काम को हम छोड़ देंगे हम लोग। तो यही हुआ था कि आयरन स्मेल्टर्स जितने थे हाई टैक्स के वजह से ये स्मेल्ट करना भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रहे थे उसको भी ये लोग धीरे धीरे बंद कर दिए थे। फिर थर्ड काउज पे आएंगे, आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन अप टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में तब तक तो वहाँ आयरन और स्टील बनना बहुत अधिक मात्रा में शुरू हो चुका था। तब वहां से यहाँ क्या कर दिया जाता था? मंगा लिया जाता था। तो यहाँ के जितने भी यानी आर्टिजन होते यानी इंडियन आयरन स्मिथ जो होते थे वो वहीं के आयरन और स्टील से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू करते थे, यानी यूटेंसिल बर्तन बनाना या अन्य कोई भी सामान तैयार करना हो आयरन से या स्टील से, तो वो लोग वहाँ से जो इम्पोर्टेड आयरन होते थे उसी से अपना आयरन एंड स्टील से कर लेते थे। तो यहाँ का आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे। तो अभी तक हम देख रहे हैं पॉइंट वाइज कि किस प्रकार भारत का जो आयरन इंडस्ट्री था वो किस प्रकार ध्वस्त होते हुए। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, बाय द मिड 19th सेंचुरी ब्रिटिश डिफीटेड द इंडियन नवाब्स एंड राजा, यानी यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ के डिफरेंट टेरिटोरीज को भी वो क्या करते हैं? अपने टेरिटोरीज में मिला लेते हैं। तो जब अपने टेरिटोरीज में यहाँ के धीरे धीरे राजा महाराजा सबको डिफीट करते गए और अपने टेरिटोरीज में मिलाए तो वो अपनी पॉलिसी के अनुसार रन करेंगे। तो जब राजा महाराजा की जब हार होती है तो राजा महाराजा ही बहुत अधिक मात्रा में तलवार कवच कोई है सोड आर्मर या और भी वेपन्स भाला बर्छी जो कुछ भी बनती थी तो राजा महाराजा के आदेश से बनती थी। जब राजा महाराजा की हार हो जाती है तो क्या होगा? वहाँ पे ये चीज की डिमांड बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी तो क्या होंगे? स्मेल्टर्स जो होंगे या जो भी आयरन स्मिथ होंगे वो सब क्या करेंगे? वो सब बनाना धीरे धीरे बंद कर दिए और नेक्स्ट ऑक्यूपेशन को, यानी इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पे ऑक्यूपेशन है जीने का साधन है उस तरीके से वो अपना काम शुरू कर दिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आने के बाद यहाँ का किस प्रकार कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री को ध्वस्त कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी वो आपको है यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री भी चालू हुए थे, तो उन सारे न्यू इंडस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।